चली क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो इस पे बातचीत करेंगे कि ये कैसे होगा और इसका मकसद क्या है, और जो अन्याय की इंतहा है उसको पहले तय किया जाएगा और फिर उसके हिसाब से बंटवारा किया जाएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी, शेखर अय्यर जी और टैक्स गुरु शरद कोहली जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, ये जो सैम पित्रोदा जी ने कहा है, क्या जरूरी था एकदम ठीक चुनाव के पहले आकर के कुल्हाड़ी में कूदने के लिए? देखिए, बात यह है कि सैम पित्रोदा का अपना एक व्यक्तित्व है, वो अपनी एक निजी राय रख सकते हैं, और ये जो निजी राय है इसका कांग्रेस के जो हमारा जो अधिकृत जो व्यू है उससे कोई संबंध नहीं है। पहला तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी के पास गए और गांधी से उन्होंने पूछा कि बापू आप कैसा देश चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी नीति जब भी आप बनाएं तो उस टाइम आकर आपको ये याद रखना है कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है उसकी आपकी पॉलिसी का उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और वैसे भी ये देश तो वो देश है जो दरिद्र में नारायण देखता है, गरीब के अंदर गरीब की जो सेवा है उसी के अंदर हर सब कुछ देखता है। तो कांग्रेस का जो पहले दिन से जो अकीदा है, कांग्रेस का जो दर्शन है वो है कि गरीब के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है वो किसी भी वही तो पूछ रहा हूँ सर। सुनील सर पॉइंटेड, बहुत बहुत आज मतलब चुनावी भाषण वाली डिबेट नहीं है, एकदम पॉइंटेड बताइए कि क्या कर सकते हैं। उसका एक तरीका बताया सैम पित्रोदा जी ने, फिर राहुल जी ने बताया कि जो 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों के पास चले गए हैं उससे वसूली की जाएगी थोड़ी थोड़ी, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया है। बताइए सर, कितना कैलकुलेशन है, कैसे वसूला जाएगा? देखिए, आप फिर थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं। अरे मैं राहुल जी की बाइट से बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं तोड़ा मरोड़ा, एकदम सीधा राहुल सवाल। गांधी जी ने कहा वो आपको नहीं, जो राहुल गांधी जी ने कहा उसको एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। उनका कहना यह है कि इस देश के जो 22 लोग हैं उनके पास उतनी वेल्थ है जितनी इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। तो पहले तो आप इसको समझिएगा कि ये जो संपत्ति का जो पूरा संकेंद्रण 22-25 लोगों में हो गया है, ये किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के अंदर भी ये अच्छा नहीं माना जा सकता। जो 16 लाख करोड़ की जो बात कही गई है वो उन्होंने ये कही है कि अपने कुछ मित्रों के 16 लाख करोड़ का जो कर्जा माफ कर दिया गया है, इससे 25 साल की मनरेगा चल सकती थी, 25 साल तक गरीब के घर का चूल्हा जल सकता था। तो कांग्रेस हमेशा इस बात के लिए हमेशा कांग्रेस सोचती है। सुनील जी, मैं उसी को तो पूछ रहा हूँ, मैंने तो डिस्प्यूट किया ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा थोड़ा सा पैसा वसूलेंगे, 16 लाख करोड़ में से कितना और कैसे? नहीं सर, ऑपरेटिंग बात करिए। देखिए, चुनाव के समय ये सब भाषणबाजी नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इसको उसमें भी डाल दिया मैनिफेस्टो में। कैसे वसूलेंगे, तरीका क्या होगा और कितना वसूलेंगे और कैसे बांटेंगे, ये बताइए। नीरज भाई, पहली बात तो यह है कि इस देश के अंदर जब देश आजाद हुआ तो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की गई कि हमें अभी कितना टैक्स लगता है अमीरों के ऊपर? अभी कोहली से पूछूंगा, आप बताइए कितना टैक्स लगता है? मेरी बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि कांग्रेस इस ढंग की कोई भी काम नहीं करने जा रही है जैसा कि इन्फ्लुएंस लिया जा रहा है किसी भी से। आप बैकफुट में जा रहे हैं। सैम पित्रोदा ने ऐसा क्यों बोला? आप राहुल जी के खिलाफ जा रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि बिल्कुल सही कदम है। सैम पित्रोदा ने जो भी बोला ये उनकी व्यक्तिगत विचार है, इसका कांग्रेस से लेने देना नहीं है। और कांग्रेस तो अच्छा, राहुल जी ने जो बोला क्या वो भी उनके व्यक्तिगत विचार है? सेंटेंस मुकम्मल हो जाने दीजिए, ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाने दीजिएगा। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिससे एस्टेट ड्यूटी टैक्स जो है राजीव गांधी जी ने सत्ता में आते ही इनहेरिटेंस जैसा जो टैक्स लगाया जाता था, एस्टेट ड्यूटी टैक्स, कांग्रेस ने उसको अबॉलिश किया है। बल्कि सच बात तो यह है, इसके बाद अरुण जेटली जी जरूर चाहते थे कि लगे ये जो टैक्स है, इसके बारे में जयंत सिन्हा चाहते थे कि टैक्स लगे, कांग्रेस ने तो अबॉलिश किया है। तो जिस पार्टी ने अबॉलिश किया उसी पे अगर आप तोहमत लगा रहे हैं तो ये मेरी राय में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस का अधिकृत व्यू है जो राजीव गांधी जी का व्यू था। राहुल जी का व्यू नहीं है। अरे सुनील प्लीज, राजीव जी का व्यू अधिकृत है और राहुल जी जो इस समय बोल रहे हैं वो अधिकृत व्यू नहीं है। मैं तो राहुल जी की बात पूछ रहा हूं आपसे। राहुल जी ने कहा है कि पैसे का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले सुन लीजिए सर, मैं एक भी शब्द अपने मन से नहीं जोड़ रहा हूं, उसी पे बवाल मचा हुआ है। हमसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैंने कहा मैं सुनील जी से पूछूंगा। उन्होंने कहा कि हमने कैलकुलेट कर लिया है
कि कितना वसूलना है और कैसे वसूलना है और कैसे बांटना है। आप करो पूरे लोगों को मनरेगा की नौकरी मिल जाएगी, 1 लाख रुपए कितने करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाएगी हर महीने सैलरी, तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन समझाइए ना, और कैसे वसूलेंगे। फिर मैं कोहली से पूछूं कि ये वसूल हो सकता है कि नहीं। देखिए, वो तो जब इस देश में जब आपका हमारा संविधान बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही आर्थिक न्याय की बात की। जिस दिन अब कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया तो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्थिक न्याय की बात थी। और आर्थिक न्याय के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कुछ चाहिए तो लोगों के पास पूरी संपत्तियां संकेंद्रित हो गई है। 22 लोगों के पास अगर 70 करोड़ जितना वेल्थ अगर आ गई है तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय के मामले के अंदर एक बहुत बड़ा अवरोध है। और आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि इसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी है कि नहीं है, अभी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि नहीं, ये बताओ आप मेरे को। देखिए, बात समझिएगा, मगर बावजूद इसके आपको मानना पड़ेगा, अगर 22 लोगों के पास इतनी वेल्थ है जितनी 70 करोड़ लोगों के पास है, तो ये भारतीय व्यवस्था का के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा ये बताइए, सुनील जी थोड़ा समझाइए ना, पर्सपेक्टिव में समझिए। सुनील जी सर देखिए, आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप नेहरू जी तक की पॉलिसी को अच्छे से समझ रहे हैं। पित्रोदा जी ने जो अमेरिका का उदाहरण दिया, मुझे वहाँ का समझाइए थोड़ा, वहाँ कैसे लगता है ये टैक्स, जो उन्होंने कहा कि भारत पे इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, तो हम लोग विचार कर रहे हैं। अब मुझे आप समझिए अमेरिका में कैसे लगता है टैक्स। नहीं, पहली बात तो देखिए, मैं वो भी बात बता देता हूँ। पहली बात तो सैम पेत्रोदा का जो व्यू है वो उनका व्यक्तिगत व्यू है, कांग्रेस से उसका लेना, मतलब वो शगुफा छोड़ रहे थे क्या? देखिए, ये आप उनसे पूछिएगा, ये उनसे कांग्रेस के उनके व्यू का कांग्रेस के अधिकृत व्यू से कोई रिलेशन नहीं है। मैं कैटेगरिकली इसको डिनाई कर रहा हूं, कैटेगरिकली कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। देखिए सुनील जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 दिन से इसी पे चर्चा हो रही है कि ठीक चुनाव से पहले आप गांव-गांव में घूम घूम के इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। मैं तो आपको एक मंच दे रहा हूं कि यहीं से क्लैरिफाई कर दीजिए अपने वोटरों को कि ऐसे वसूलेंगे, ऐसे देंगे, ऐसे आप मुझे वोट दो। आप दे नहीं पा रहे हैं। मैं इसको शगुफा मान लूंगा फिर कि ये तो ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया गया है, कुछ है नहीं इसमें। नहीं, देख लीजिएगा, गरीब की थाली के अंदर रोटी लाना कांग्रेस का मकसद रहा है और उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता तो मोदी जी तो ला रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, उनकी तो प्रतिबद्धता चल रही है। देखिए, केवल न्याय के नाम के ऊपर अगर आर्थिक न्याय हो रहा है, आदिवासियों के लिए न्याय की बात करें, किसानों के लिए न्याय की बात करें, अगर उससे लोगों को पीड़ा है, ये एक अलग बात है। सुनील जी पीड़ा नहीं है, ये लोग जानना। देखिए, अगर कोई विचार आप रखें तो कन्विक्शन के साथ रखें, आधे अधूरे मन से कोई काम मत करिए। नहीं, ये प्रश्न, अगर कन्विक्शन है तो खुल के चैलेंज के साथ बताइए कि मैं ऐसे करके वसूल के ऐसे बांट दूंगा। अगर खाली ऐसे लिखने के लिए लिख दिया, आप बचे बचे फिर रहे हैं, छिपे छिपे फिर रहे हैं, देखिए जो लिखा गया है उसके लिए सारी प्रतिबद्धताएं हैं। अगर हम ये कह रहे हैं 30 लाख लोगों को जॉब देंगे, जो तो उसके लिए प्रतिबद्धता है। अगर हम कह रहे हैं सर 30 लाख वाले, अभी आज का टॉपिक सिर्फ यही वाला है, विरासत टैक्स। देखिए, हिंदू मुसलमान भी नहीं, आज विरासत टैक्स है। आज विरासत का टैक्स कैसे वसूलेंगे ये आप बताइए, और मैं तो राहुल जी की बाइट सुना दूंगा दोबारा। हमने अबॉलिश किया है, कांग्रेस ने विरासत टैक्स तो क्यों लगाने की बात कर रहे हैं आपके नेता? अबॉलिश किया है, लगाने की बात कर रहे हैं ना आपके नेता, जिनका 2-3 उदाहरण आपने दिया कि वो एक वित्त राज्य मंत्री थे, फिर एक उन्होंने तो लगाया ही नहीं, और अरुण जेटली लगाना चाहते थे तो लगाया नहीं ना उन्होंने लगाया नहीं। चाहने से कुछ नहीं होता सर, आजकल लगाओ। देखिए, वो तो और लगाओ तो बताओ। सैम पेत्रोदा तो वो लोकल स्टैंड ही नहीं इस पूरे मामले में। अगर आप बात करें, मैं ये प्रवक्ता सर सैम पेत्रोदा ना, देखो सैम पेत्रोदा आप कुछ भी कहो, वो एक नॉलेज कमीशन बना था, उसके अध्यक्ष थे। आप उनको हल्के में ले रहे हैं। थॉट प्रोसेस है उनके पास, थॉट लीडर है आपकी पार्टी के। टैक्सेशन कमीशन का उनके, देखिए टैक्सेशन कमीशन का उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया ना, उसकी वो टैक्सेशन कमीशन उससे छोटी बॉडी है सर, जो नॉलेज नीति आयोग, भारत विकास परिषद, ये सब तय करते हैं, फिर नीचे वाले लोग टैक्स और निटी-ग्रिटी ये सब बनाते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है, उन्होंने उसको व्यक्तिगत रूप से बोला। ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप नहीं देना चाह रहे। कांग्रेस का अधिकृत व्यू है कि कांग्रेस आर्थिक न्याय, गुरुप्रकाश पासवान जी, गरीब की थाली के लिए प्रतिबद्ध है। पासवान जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस लूटना चाहती है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान ही नहीं उनका। नीरज जी देखिए, एक तो हमें समझ में नहीं आता है, कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता, उनकी सोशल मीडिया की हेड, उनके विधिवत वेरीफाइड अकाउंट से कुछ ट्वीट हो जाता है तो कहते हैं अकाउंट हैक हो गया। कोई नेता कुछ बोल देते हैं तो कहते हैं उनका अपना व्यू है। अरे समझ में नहीं आता है भाई,
सैम पित्रोदा कोई कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। कोई कांग्रेस पार्टी का झोला ढोने वाला कार्यकर्ता है क्या? कोई दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है क्या? कहते ही नहीं। राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सलाहकार थे, ये पूरा देश जानता है। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जो कांग्रेस भारत के बाहर है, उसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये लोग आसानी से कह देते हैं, अरे अरे ये तो उनकी अपनी अलग राय है, उनकी अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है। ये लोग आसानी से कह देते हैं, अरे सुप्रिया जी का अकाउंट हैक हो गया था, इसीलिए मंडी के विषय में ऐसा बोल दिया गया। ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इनका जो वैचारिक आधार है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हम लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं नीरज जी। बिहार में 20 साल पहले जब लालू जी का शासन था और यहाँ पे नक्सल हिंसा खूब होता था, और नक्सल हिंसा में सतीश जी बैठे हुए बता पाएंगे, एक नारा चलता था, और नारा था, भोजपुरी में था कि अब की सावन भादों में, सावन भादो महीना होता है, तो नारा था कम्युनिस्टों का कि अब की सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में। अब की सावन भादों में, जो सावन और भादो का मौसम आएगा, तो उसमें कादो कीचड़ में हम गोरी का कंगन ले आएंगे। अब गोरी का कंगन कैसे लाएंगे? तो ये कांग्रेस पार्टी के सैम पित्रोदा जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो लगातार विरासत के लाभार्थी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके बाद कौन? उनकी बिटिया इंदिरा गांधी जी। उनके बाद कौन? तो उनके बेटा राजीव गांधी जी। उनके बाद कौन? तो उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी। उनके बाद कौन? तो उनका पुत्र राहुल गांधी। अरे ऐसे होता है क्या? आप विरासत के लाभार्थी रहो, आप जेनरेशन के। एक मिनट गुरु पासवान जी, गुरु पासवान जी, भाई ये बताओ कि आप लोग भी ना 1.5 हाथ और आगे निकल के एकदम इंटरप्रेट कर डाला उसको कि मंगलसूत्र तक वसूल लेंगे, और एक्सरे हालांकि इन्होंने बोला है राहुल गांधी ने कि एक्सरे करेंगे और जमीन के नीचे गड़ा धन भी ढूंढ लेंगे। आप भी तो 1.5 हाथ आगे पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए? तो एकदम खारिज कर दिया उन्होंने, ऐसा कोई इरादा नहीं। एक मिनट रुको, ऐसे मना कर रहे हैं सुनील जी, इरादा है क्या? देखिए, बात समझ लीजिएगा, पहली बात तो उस परिवार के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है जिससे अपने खुद के घर तक को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिससे अपने पूरा सोना सब चीजें न्यौछावर कर दी, जिन्होंने अपना एकमात्र जो आवाज था आनंद भवन, वो भी देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आप उसके ऊपर अगर लांछन लगा रहे हैं तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिन्होंने अपने, देखिए कल भी सोनिया गांधी जी ने यही कहा कि सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र देश के लिए न्यौछावर हो गया। अगर इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी वाहिद एक महिला थी जिन्होंने अपना पूरी जो निजी संपत्ति थी वो देश की लड़ाई के लिए समर्पित कर दी जी। अगर आप ऐसे में भी, अगर आप ऐसे परिवार पे ऐसी लांछन लगा रहे हैं, लांछन नहीं लगा रहे सुनील, मैं देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी परिवार के ऊपर, मैं तो सीधे सवाल पूछ रहा हूँ और आप बैक कर गए। मतलब क्या करते हैं इसको, क्या कहते हैं हिंदी में, पीछे हट गए आप अपने बयान से, सैम पित्रोदा को डिसोन कर दिया आप। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, गरीब की थाली के लिए हमारी प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। हम गरीब के न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, भले उससे अगर कुछ। देखिए सुनील जी, एक मिनट सुनिए ना एक मिनट। देखिए मैं जो कह रहा हूँ ना, जैसे भाजपा वाले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे हम, ताल ठोक के कहते थे, खड़े थे उस पर, पीछे नहीं हटे कभी। आप भी पीछे मत हटिए, या तो फिर लिखिए मत, बताइए मत। देखिए जनता में कंफ्यूजन होता है। देखिए ये एक मिनट सुनील जी, सुनील जी सवाल पूरा होने दीजिए। घोषणा पत्र में कहीं बता दीजिए सुनील जी सवाल अभी सुनाओ फिर से दोबारा। राहुल जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है कि घोषणा पत्र में हमने डाल दिया है ये कैलकुलेशन करके कि कैसे वसूली की जाएगी 16 लाख करोड़ में से कुछ पैसे की। मैनिफेस्टो में बताइए ना कहां लिखा हुआ है। मैं राहुल जी की मानूंगा, मैं कागज में लिखी क्यों मानूं? मैं तो मानूं आंखन देखी, जो सामने सुन रहा हूं उसको मानूंगा कि वो जो कागज लिखा गया उसमें मान लूंगा मैं। आप हर ढंग का तर्क अपने पास नहीं ले सकते, या तो आप मैनिफेस्टो की बात करिए, मैनिफेस्टो में कहां लिखा हुआ। मैं तो वो करूंगा जो राहुल जी ने कहा, मैं वो मानूंगा जो मोदी जी कह रहे हैं। मैं तो नहीं मानूंगा कागज की, विरासत टैक्स की बात। एक ही बात मानूंगा जो नेता कह रहा है। राहुल जी ने कहा है, मैं मान रहा हूं, वो आप स्टिक नहीं कर रहे हैं उसमें। वाजपेयी जी मेरी बात सुनिए, और उसका फिर भाजपा तरह तरह से इंटरप्रिटेशन कर रही है। जो पार्टी हम पे आरोप लगा रही है ये वो पार्टी है जिसके नेता जब विदेश मंत्री थे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तब संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से स्क्रैच किया गया है। जब उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 44वें संशोधन किससे लेके आए? 44वें संशोधन जिससे हिंदुस्तान तो अब केशवानंद भारती केस डिस्कस करेंगे आया बैठ के, करें चलो अब केशवानंद भारती केस हम लोग डिस्कस करें जिससे संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया। आप भी मतलब कहाँ लेके पहुंच जाते हो यार सुनील जी। 44वां संशोधन क्यों नहीं बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस करें क्या? हम वो नहीं डिस्कस करें, हमें तो आज डिस्कस करना है। नहीं अभी रुको, अभी रुको सर, रुको भाई साहब। गुरुप्रकाश जी, ये कहाँ से आप लोग एकदम निकाल लाते हैं कि
घर खोद के पैसा निकाल लिया जाएगा, मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी, ये सब जो आप लोग कह रहे हैं रैली में, ये क्या है? नीरज जी देखिए, सुनिए, न्याय यात्रा, उनको अरे भैया आप सुनिए। सुन लीजिए भैया, अरे हद कर रहे हैं आप। अरे आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कम से कम शो पे तो न्याय करिए ना। लगातार आधे घंटे से बोल रहे हैं आप, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे तो चुप हैं। थोड़ा सुनने का अभ्यास डालिए। देखिए नीरज जी, बड़ा पॉइंट क्या है, ये कांग्रेस के मानसिकता का प्रतीक है। मैं क्या कह रहा था, जब ये खुद विरासत के लाभार्थी रहते हैं लेकिन लोगों के विरासत पे इनको संदेह पैदा करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रकार से जन जन के 54 करोड़ खाते खोले, जनधन खाते खोले, और ये उन जन जन का धन लेना चाहते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया ना। देखिए जैसे मैंने बोला और मैं पुनः बोलता हूं, 22 लोगों का लेंगे। सैम पित्रोदा जी जो हैं, ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। अब ये व्हाट अबाउटरी में जा रहे हैं, कह रहे अरुण जेटली जी ने क्या कहा था, अरे भाई आपके वित्त मंत्री, आपके फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल, आपके इतने बड़े विशेषज्ञ, चिदम्बरम साहब का बयान है, बहुत पुराना नहीं है, अभी 7 साल पुराना बयान है कि इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए। हद करते हैं आप लोग। अभी नहीं मैं रांची में- गुरुप्रकाश जी, उन्होंने थोड़ा और नैरो डाउन कर दिया, केवल 22 लोगों से ही वसूली जाएगी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा नहीं, और देखिए, क्लैरिटी दे दी और राहुल जी ने। नहीं, इसका आधार क्या है भाई, इसका आधार क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे देश में संविधान नहीं है, हमारे देश में संस्थानें नहीं है, संवैधानिक संस्थानें अपना काम करेंगी। आपको ये नैतिक अधिकार किसने दिया है भाई? मेहनत से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से जो पैसे कमाए जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, लेकिन आपको ये आधार किसने दिया है? देखिए कुल मिला के बात इतनी सी है। नहीं, एक जो मिनट बात गुरुप्रकाश जी सुनो, यहाँ पे एक डिफरेंस है। देखिए सरकार अगर चाहे तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा सकती है, उसके तर्क हो सकते हैं, बहुत सारे देशों में लगता है, अमेरिका में भी लगता है। अभी देखो डिटेलिंग नहीं मालूम, सुनील जी बता नहीं रहे, लेकिन अमेरिका में अलग अलग फेडरल स्ट्रक्चर के तहत लगता है, 5 से 40% का रेट है उसका। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि उसमें शायद 0.00001% लोग भी नहीं फंसते क्योंकि वो ट्रस्ट बना लेते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। स्टोरी ये है कि अगर आप ने इरादा बनाया तो फिर खुल के बताइए, वो ये भी नहीं बता रहे हैं, और आप उसका इतना भयंकर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जनता एकदम डर गई है कि लूट लिया जाएगा हमको। देखिए, हाँ। देखिए आपका प्रश्न नीरज जी बहुत ही स्वाभाविक है। हाँ। कम से कम स्टेप 1 हो गया है, ये होगा, ये घोषणा हो गई है। अब इसके निटिग्रिटीज क्या होंगे, इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होंगे, कितना प्रतिशत तक, किस पीढ़ी तक ये बटेगा, मुझे लगता है ये स्पष्ट कर देना चाहिए, आपको जी। उजागर कर देना चाहिए। कम से कम कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की भविष्य की नीति आज स्पष्ट हो गई है कि आपके पीढ़ियों का जो धन है वो कांग्रेस पार्टी जी। ले लेगी। और गुरुप्रकाश जी, आपका मेहनत, 20 मिनट हो गए, आपका अब मैं आपका अपने पराक्रम- दूसरे मेहमान की तरफ चलता हूँ। टैक्स गुरु, पहले टैक्स गुरु साहब शरद कोहली जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ठीक है, ये कैसे होगी वसूली? निहायत ही नीरज आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। ये मुझे स्टालिन और लेनिन की याद दिलाता है, यूएसएसआर जब होता था। मतलब इसको आप जैसे मर्जी समझे, पर ये इस समय ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ना ये। और अगर सैम पित्रोदा जी की मैं अगर बात करूं, क्योंकि बहुत बातें हो रही थी, तो मैं स्पष्टीकरण देना चाहता था। अमेरिका के टैक्स रूल्स मुझे भी मालूम है। अमेरिका में केवल 6 स्टेट्स स्टेट लेवल पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाती है, जो 1 से 20% है। सैम पित्रोदा जी ने उसको 55% कह दिया। मालूम नहीं उनकी टैक्स की जानकारी कितनी सुदृढ़ है। फेडरल लेवल पे नहीं लगता है, स्टेट लेवल पे लगता है। सब लोग जानते हो कि अमेरिका में 2 लेवल पे टैक्स लगता है, स्टेट और फेडरल पे, यानी सेंटर और स्टेट हमारी देश की भाषा में बोले तो 1 और 20% के बीच में लगता है। भारत में 1985 तक ये लगता था। वीपी सिंह, मुझे याद है, मैं पढ़ता होता था उस समय, उन्होंने इसको विड्रॉ किया था। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों विड्रॉ किया था? क्योंकि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में नाकामयाब रहा था, इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं थी, और उसको बचाने के तरीके लोग ढूंढ रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसमें ट्रस्ट बना के और तरीकों से। और अमेरिका और हमारा जो सिस्टम है, सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक बिल्कुल फर्क है। अमेरिका में परिवार और तरीके के होते हैं, हमारे यहाँ परिवार में माता पिता अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। अमेरिका में परिवार की जगह लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं। बच्चे को 10 साल का जब 10वें ग्रेड में आता है, उसको इंडिपेंडेंट रहने के लिए भेज दिया जाता है, और कुछ सालों बाद बहुत सारे बच्चों को अपने माता पिता के नाम भी नहीं याद रहते। तो ऐसे देश में और भारत का कंपैरिजन करना, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। पहली बात कि बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली बात है। और जहां तक बात है कि बार बार ये बात हो रही है, अभी हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस इसको डिसोन करती है, पर ये तो उसको रेजोनेट करता है। अंग्रेजी में शब्द होता है रेजोनेट। जो राहुल गांधी जी ने कहा वही सैम पित्रोदा जी ने कहा, और राहुल गांधी जी ने फिर कह दिया कि 16 परिवारों को। नीरज,
अगर इसमें इतनी सी भी सच्चाई है तो आप तो एक ऐसे चैनल पर बैठते हैं जहां पर दिन भर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, उनके रिजल्ट्स की, उनके शेयर मार्केट्स की हम बात करते हैं। आपको अगर ये कहीं भी है तो शुक्र है कि जो मैं व्यक्तिगत रूप पे कह रहा हूं इसको अन्यथा ना लिया जाए, शुक्र है कि जो देश भर के सर्वेज हैं वो इस समय बाकायदा मेजॉरिटी भाजपा और एनडीए को दे रहे हैं। कहीं ये सच होता तो कल सुबह आपको सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड यहां से रीलोकेट होके यहां से बाहर जाता हुआ बसता दिखता। कोई भी व्यक्ति भारत में नहीं रहना चाहेगा। ये बैड रॉबिनहुड प्ले है। ये कहीं से भी ना तो प्रैक्टिकल है, ना इसके लॉजिस्टिक्स हो सकते हैं, ना आज की टाइम में ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे लग रहा है एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कांग्रेस का। मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, पर मुझे इतना जरूर दिखाई दे रहा है अर्थशास्त्री होने के नाते और टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते कि एक डेस्परेट एफर्ट्स है कि अब ये पतंग हाथ से छूट रही है। कुछ भी करके कुछ ऐसा कर दो कि देश के गरीबों के जो दिमाग हो उनको रीवॉश कर दिया जाए, उनको रिसाइकल कर दिया जाए कि देखो भाई तुमको हम वो पैसा लाके देंगे। और नीरज, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मैंने जब से ये घोषणा हुई थी मैंने कुछ गरीब परिवारों से बात करी। ये रिक्शा वाले थे, ठेला वाले थे, जिनके शायद बैंक अकाउंट भी नहीं है, जो 10,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। उन्होंने, आपको हैरानी होगी सुन के, उन्होंने मुझे क्या कहा। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमको, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं, खैरात के पैसे नहीं चाहिए, आप हमें काम करना सिखा दीजिए, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल दे दीजिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज दे दीजिए, हमें ये खैरात के पैसे नहीं चाहिए, हमें दान के पैसे नहीं चाहिए, हम गैरत रखते हैं, हमारी इज्जत है। क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लोग तैयार भी हैं कि नहीं? इसका जवाब है ना। कोई भी गैरतमंद व्यक्ति किसी का दान, किसी का जितना हुआ पैसा नहीं लेना चाहेगा। नीरज, अच्छा, ये जो यूएस वाली बात आपने की ना, उसमें एक और, मतलब वहां के हिसाब से बता रहा हूँ, $13.61 मिलियन थ्रेशोल्ड है, उसके बाद लगता है सब बाहर हो जाते हैं, 100 करोड़ होता है। एनीवे, सतीश जी, सतीश सर जी बताइए, कुछ टिप्पणी करिए सर। अरे भाई, आप इतना देर से लगे हुए हैं, तब आइएगा इधर तब ना। अब आ तो गया सर। आप कहीं और ही लगे हुए हैं तो इधर देर आए ना। आ गया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता गुरुजी हमारे मित्र हैं, वो कास्ट और इकोनॉमिक सेंसस के खिलाफ है या पक्ष में? पहली चीज, मैं ये मानता हूं कि हाँ जरूर आप ही का उंगली है भाई। 55 साल में जो इनइक्वालिटी आई है मैं उसको मानता हूं। आज चिदम्बरम का इंटरव्यू मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि 30 साल से जो गैर बराबरी आया है, इनइक्विटी एंड इक्विटी, जो लिबरलाइजेशन का फेज है, उसमें दुरुस्त करना उसको आवश्यक है। इससे किसी का इनकार है तो बताइए। दूसरा, ये हमें आप बताइए, 80 करोड़ लोगों को, उनकी भाई साहब का बात सुन रहा हूं टैक्स एक्सपर्ट को, कि क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा था? खैरात है? ये खैरात है क्या? बताइए, यस और नो। मैं यस और नो में सवाल का उत्तर चाहता हूं। मैं जवाब दे जब भाई हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा धन छीन के इनहेरिटेंस टैक्स लगा के और सब लेके आप जो है बांट दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पॉलिसी लेवल पर चेंजेस की आवश्यकता है, ये सबके हित में है। एक और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, राजनैतिक रूप से भी अगर हम देखें, पॉलिटिकल के हिसाब से भी देखें, चुनाव के बाद, चुनाव ये 4 दिनों से ऐसी चीजें कैसे स्टार्ट हो गई भाई? फर्स्ट पेज के इलेक्शन के बाद ये 9 दिन पहले या 10 दिन पहले घोषणा पत्र कांग्रेस वालों का आया था, तो 8-10 रोज लगे भाजपा को पढ़ने में। ये मुझे यकीन नहीं होता। मैं आपको बताऊं, बोले मैंने तो आपके शो पे ही कहा कि मैं तो चाहूंगा कि भाजपा जो है इससे ज्यादा इंप्रूव करे, क्योंकि वो ड्राइवर पोल पोजीशन में है, इस पर उसको इंप्रूव करे इसके न्याय पत्र पर। जी, बात ये है। लेकिन अगर आप कहेंगे, जो आप देखिए, सतीश जी 1 मिनट रुको। आपने जो 2 सवाल उठाए ना छोटे छोटे,
एक एक लाइन के जवाब लेते हो, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। जो तीसरा जवाब आपने पूछा ना कि ये 10 दिन बाद क्यों, अरे राहुल जी बोले, उसके बाद मामला बढ़ गया। आप रोज बोल रहे हैं राहुल जी, इसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए फैक्चुअल रहिए। हाँ फैक्चुअल हूँ, फैक्चुअल है, फैक्चुअल हूँ मैं आपसे बात कर लूंगा। हाँ। लेकिन देखिए मेरे साथ दिक्कत है, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, मैं भी भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मैं भी एकदम फैक्ट का गुलाम हूँ, बिना फैक्ट के मैं बात ही नहीं करता हूँ। रुको सर एक मिनट पहले बताइए, टैक्स गुरु सर, जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, क्या ये खैरात नहीं है? देखिए 80 करोड़ राशन मिल रहा है, ये कोविड के टाइम से मिल रहा है। ये 80 करोड़ गरीबों को, ये आपकी जिंदगी की बेसिक जरूरत है जो आपको राशन मिल रहा है। यहाँ बात हो रही है उस खैरात की जो आप किसी से छीन के नहीं दिया जा रहा है। यहाँ उस खैरात की बात हो रही है सुनील जी, जो खैरात आप किसी से छीन के किसी और को बांटेंगे, किसी और का पैसा किसी और की जेब में डालेंगे, उसको खैरात कहा जाता है। सरकार जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, सरकार जो आपको भुखमरी से बचाने के लिए काम कर रही है, उसको खैरात नहीं कहा जाता है। आपकी वो भी टैक्स से आ रहा है भाई, वो भी टैक्स से आ रहा है। ओके पॉइंट आ गया। अरे रुको, ए सुनील भाई, अरे सतीश जी से डिस्कस हो रहा है अभी एक लाइन का जवाब। गुरु प्रकाश जी, कास्ट सेंसस नहीं देखिए, सहमत है कि नहीं? हाँ, अब बिहार में तो कर रखी है आपने। हाँ नहीं देखिए नीरज जी, इनकम इनइक्वालिटी की बात हो रही थी। इनकम इनइक्वालिटी, और आपने और सतीश जी दोनों ने कहा कि आप फैक्ट बेस पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे अर्थशास्त्र के इतिहास में इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक ही पैमाना है, वो है जीनी कोएफिशिएंट। और जीनी कोएफिशिएंट कांग्रेस के समय कितना था? 0.472। आज कितना है? 0.400। तो ये जीनी कोएफिशिएंट के मुताबिक इनकम इनइक्वालिटी में कमी आई है। ये आंकड़ों के आधार पे बात मैंने रख दिया है। गरीबी की बात करते हैं, नहीं वो जाति वाला मैं आ रहा। अरे भाई नीरज जी, आप लगातार, मैं कम से कम जीनी कोएफिशिएंट वाला बात तो बोलने दीजिए हमको। वो तो बोल दिया इनकम आपने इनइक्वालिटी, हाँ इनकम इनइक्वालिटी तब ज्यादा थी, अब नहीं है। जीनी कोएफिशिएंट से तथ्यात्मक आधार पे सिद्ध हुआ है। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है नीरज जी, देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी सर्वोच्च स्थान पे कब पहुंची है? अब पहुंची है। हमारे लिए और हमारा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस कैन नॉट बी द ओनली यार्डस्टिक टू जज योर कमिटमेंट फॉर सोशल जस्टिस। आपकी प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के प्रति कितनी है, जातिगत जनगणना एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता है। ठीक सर, पॉइंट टेकन। आप सतीश जी दोनों जवाब आपको दिलवा दिए मैंने, आप बताओ। देखिए आपने जवाब तो दिलवा दिए, हाँ, लेकिन गुरु ने ये साफ साफ बोला नहीं। और देखिए मेरा ये मानना है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा ये मानना है कि क्या है कि आप 16 लाख करोड़ वाली बात बड़ी आ रही। आज राहुल गांधी का मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे 16 लाख करोड़ में से कुछ ये 3-4 बार वो डर के मुझे लगता है बोल रहे हैं। हाँ, कोई न कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। 1% टैक्स मान लीजिए, कुछ 10%, 5%, कुछ भी वेल्थ टैक्स बढ़ाओ, लेकिन इनइक्विटी और इक्वालिटी, अवसर की उपलब्धता, ये जरूरी है, ये सबके हित में है। मैं तो दूसरी बार आपसे बोल रहा हूं, सबको करना चाहिए। और सब लोग दावा भी करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे वो। हाँ जी कोहली सर, 39% टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 42.7। सतीश एक मिनट रुक जाओ खाली। हाँ ना, विद सेस कितना लग रहा है? 42.74% इफेक्टिव टैक्स लग रहा है। ये सुपर रिच, जो कि मैं समझता हूँ ये सुपर रिच के ऊपर। और जो 15-20 लाख कमाते हैं मिडिल क्लास वाले, उनके ऊपर कितना लग रहा है इफेक्टिव टैक्स? उनके ऊपर इफेक्टिव टैक्स अगर आप मेरे से कैलकुलेशन करेंगे, मेरा पेशा भी है, आप मानेंगे नहीं, 15 लाख वाले को मैं जीरो टैक्स कैलकुलेशन भी आपको मैं दिखा सकता हूँ करके, इन्वेस्ट करके। बड़े सारे रास्ते होते हैं। नहीं, यहाँ बात नॉर्मल टैक्स कितना है? नॉर्मल टैक्स आपका 20% है। 20% लग रहा है ना सतीश जी? जिन और अमीरों के ऊपर 45%। हाँ, तो जिन 16, 17, 22 जो भी लोगों को, 22 लोगों को 16 लाख 22 आदमी 39, 42, 42.5% इफेक्टिव टैक्स वो पे कर रहे हैं ऑलरेडी। देखिए ये कहने में बड़ा सुंदर लगता है, ये एक अल्ट्रा विचार होता है कि अमीरों से वसूलो और नीचे दो, प्रोग्रेसिव टैक्स वाला, ये सब बहुत अच्छी बात लगती है। एक लिमिट के बाद ये एंटी इकोनॉमिक्स हो जाती है। आप एंटरप्रेन्योरशिप को किल कर देंगे। मैं 100 रुपये कमाऊं और 42 रुपये आपको दे दूं, उसके बाद मैं तरह तरह की जीएसटी भी भरूं, जो मुझे डिविडेंड मिले उसमें भी एक और टैक्स मैं दूं, उसके बाद भी आपका मन नहीं भर रहा, नहीं और दो मेरे को,
तो मैं बंद कर दूंगा ना, मैं चला जाऊंगा और कहीं। आप समझिए इस बात को, जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं उससे सिद्धांत रूप में आप सहमत नहीं हो सकते हैं कि खाली बोल देने से। जवाब भी तो सुन लीजिए, जवाब भी तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए सर। देखिए, अरे एक जमाने में करीब 98% भी टैक्स लगता था, ये भी हम लोग जानते हैं। तो कम क्यों किया फिर? कम क्यों की? जिसने किया उनसे पूछिए ना। वो इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था सर। सुने ना, अरे सुनिए, जिन लोगों ने कम किया उनसे पूछिए ना। और अभी क्या ये सच्चाई नहीं, देखिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, क्या ये सच्चाई नहीं है कि बेरोजगारी अपने ऐतिहासिक स्तर पे है? और ये क्यों है? कि मैं कह दूं कि मोदी ने कर दिया? नहीं है, बेरोजगारी है, ये बिल्ड ओवर द ईयर्स है। क्योंकि जो आर्थिक नीतियों में पुनरीक्षण का जरूरत है वो है। सतीश अरे नीरज जी, एग्री, सुनो ना, सुनो सर, भी बनावे और टाटा जी सब्जी भी बेचे, ये कोई बात है क्या? नहीं सर सुनो ना, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, इससे तो गुरु प्रकाश पासवान भी नहीं कहा। रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हाँ वही, उसी में तो डिस्कशन है सर, सारी डिबेट उसी में चल रही है कि वो रास्ता क्या ये हो सकता है कि सिर्फ हैवी टैक्सेशन करिए, वसूली करिए और बांटिए, एक तरीका ये हो सकता है। चीज से नहीं होगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इनेबल करिए, कोई दूसरे रास्ते निकालिए। ये तो बहुत आसान तरीका है कि आप कमाओ, मैं वसूलूंगा, इनको दे दूंगा, ये क्या तरीका है? एनीवे, खैर ये हमारे आपके बीच डिस्कशन नहीं पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि टैक्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना, कितना लगाना चाहिए। टैक्स लगाना तो चाहिए, लग ही रहा है सर। कितने पे बहस होती है, टैक्स तो लग ही रहा है, उस पर कौन इनकार कर रहा है, और लगेगा भी। अरे मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स खत्म कीजिए। और फिर है उसका भी एक तरीका बीच में चर्चा चल रही थी। हाँ वो एक्सपेंडिचर टैक्स, मतलब जीएसटी और वसूली करो। अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो जीएसटी है, हाँ जीएसटी है, सबके लिए बराबर क्यों है भाई? क्यों अलग अलग होनी चाहिए सर? क्यों अलग अलग? छोटी छोटी चीजें बदल सकती नहीं, अलग अलग कैसे हो सकती है बताओ ना आप मेरे को। अरे हो सकता है भाई, पहले था कि नहीं था? जवाब देता हूँ। अरे एक मिनट में पहले शेखर जी को ले आता हूँ। अरे रुको ना, टैक्स गुरु सर, सतीश जी रुको, टैक्स गुरु शेखर जी को ले आता हूँ। शेखर जी, इतनी देर से आप बहस सुन रहे हैं, तरह तरह की चर्चा हो रही है, बट मूल प्रश्न वही है जो सैम पित्रोदा ने उठाया, उसको राहुल जी ने एंडोर्स किया, उसको और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, और तरह तरह की चीजें आ गई। क्या चल रहा है ये? नहीं नीरज जी, मुझे जितनी जानकारी मिली है, सैम पित्रोदा ने स्वयं तय किया कि कुछ बातों को सामने रखनी है क्योंकि कांग्रेस की बहुत आलोचना हो रही। मेरी जो जानकारी है, ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है अपनी रिक्वेस्ट पे दिया है। वो चाहते थे कि और मैटर को क्लैरिफाई करना है, क्योंकि कांग्रेस की जो बातें हैं, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर जो आलोचना हो रही है, तो मैनिफेस्टो आने के बाद और अप्रैल 6 को जो राहुल गांधी के भाषण के बाद वही कैसे करेंगे, फाइनेंशियल सर्वे करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बार बार बात हो रही है, कल भी प्रियंका जी ने भी कहा है। तो स्वयं पित्रोदा की जो स्वयं एक प्रकार से वो चाहते थे कि बातें आए, वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करे और खास करके राहुल गांधी को डिफेंड करें, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनके रिक्वेस्ट पर भी इंटरव्यू हुआ है। एक पॉइंट नंबर 1, ये मैं एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं। नंबर 2, देखिए सैम पित्रोदा जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे, ये जो बात हो रही है भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, तो उसमें अनेक आइडियाज है। अब बात यह है कि ये सारे प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर हो गया है। अगर सत्ता पे आते तो सारे विषय पर चर्चा होती, सरकार अगर कांग्रेस सरकार बनाती या कांग्रेस नेतृत्व में सरकार होती तो सारे बात ये है। लेकिन ये जो प्रीमेच्योर डिस्क्लोजर हो गया, इससे पार्टी को भी दूर होना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी ने दूर नहीं किया है। राहुल गांधी की आज की भाषण ले लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, तो ये सारे चीजें हम थोड़ी कोई एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी एक्शन को तो बात नहीं कर रहे, हम तो ये सारे बता रहे हैं ये कर सकते हैं, अभी एक्शन का तय नहीं हुआ है। इसका मतलब दूसरी चीज, मतलब इसका मतलब यह है, देखिए सैम पित्रोदा, राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते, वहां के जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट से मिलते सब उनके पास साथ बैठते। मेरा जानकारी है सैम पित्रोदा स्वयं इनकी ऑर्गेनाइज करते हैं, भाई आप मिल लो, एक्सपर्ट से मिल लो, आइडियाज ले लो। सो ये जो देखिए, जब ओबीसी की बात चली सेंसस की, उसमें तो सैम पित्रोदा फिर इंटरव्यू देने लगे थे, भाई ओबीसी सेंसस क्यों जरूरत है, वो भी तो सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा को आप राहुल गांधी से अलग नहीं कर सकते, ना कांग्रेस की जो
अभी जो लेटेस्ट जो कांग्रेस की पोजीशन है वो जो देखिए पुराने कांग्रेस पोजीशन से दूर है। देखिए जब 91 में लिबरलाइजेशन आया इसी कारण से आया कि लोगों के हाथ में कैसे ज्यादा पैसा है, कि कैसे कंजम्पशन बढ़ाए, कंजम्पशन बढ़ाने से इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, सर्विस सेक्टर कैसे बढ़ेगी, इसीलिए तो 91 रिफॉर्म्स आया। लेकिन आज जो कांग्रेस की नेतृत्व है वो केवल राहुल गांधी की जो सोच, जो उनकी जो फॉर्मुलेशन है उसी को आगे कैसे बढ़ाए करके सोच रहे। और कांग्रेस में बाकी जितने इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स हैं जिनको पता है ये सारे नॉन वर्केबल है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिस तरह की बात हो रही है विश्व में कहीं नहीं हुआ है, फिर भी बोल रहे। और जो जो लोगों को पता है, चिदम्बरम जैसे फाइनेंस एक्सपर्ट्स है, बाकी भी कई ये है, सब कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि राहुल जी ने तय कर लिया है इस तरह की होना है। अब सवाल है, देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो भी कई बातें हैं भाई, किस तरह की वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो कैसे आप सबको कैसे ऊपर ले आओगे, किसको कैसे हाथ पकड़ना, कैसे करना है। लेकिन ये जो रेवोल्यूशनरी, क्योंकि बार बार राहुल जी यही कह रहे हैं भाई ऐसे फिर कदम लेंगे जो क्रांतिकारी होगी। कोई नॉर्मल डिसीजन की बात नहीं कर रहे, कोई बड़ी डिसीजन की बात कर रहे हैं। देखिए ये सारे बातों को अगर बीजेपी मौका देकर इसको उठा के बताना चाहती है या कांग्रेस से चाहती है भाई ये सब कैसे करोगे बताओ। अब कांग्रेस को लग रहा है भाई अननेसेसरीली अब तो एक डॉक में आ गए कि देखिए टैक्स बढ़ा। अच्छा टैक्स बेस देख लीजिए, क्या टैक्स बेस बढ़ा है? जो वही लोग टैक्स दे रहे हैं जो पहले दे रहे थे। हाँ ये जीएसटी, अच्छा जीएसटी का हमें एक समझना चाहिए, वही जो पहले सेल्स टैक्स था अन्य अन्य राज्य में, वही जीएसटी सब मिला के जीएसटी हुआ है। ये कोई नया टैक्स नहीं आया है। पहले आप सेल्स टैक्स के रूप में दे रहे थे, अभी जीएसटी के रूप में दे रहे हैं। एक ही पॉइंट कलेक्शन है, फिर स्टेट्स को दिया जाता है। क्योंकि बार बार ये कंफ्यूजन किया जा रहा है भाई जीएसटी कोई नया टैक्स है। नया टैक्स नहीं आया, जो पहले सेल्स टैक्स चल रहा था वही तो हुआ है। ये राज्य लेवल पर होता था। तो और दूसरी बात देखिए, दूसरी कंप्लेंट्स बढ़ रही है। टैक्स कंप्लेंट्स बढ़ने के कारण सरकार के पास ज्यादा धनराशि है वेलफेयर स्कीम्स अंडरटेक करने के लिए। अब यहां पे तो दूसरी बात हो रही है भाई अमीरों को टारगेट करो। ये तो पुरानी फॉर्मूला है, इंदिरा गांधी के समय में टाटा बिरला को लेकर कहा जाता था। देखिए हाँ जी, कोई नई बात नहीं है। टाटा बिरला का मतलब इंदिरा गांधी का हर भाषण टाटा बिरला के खिलाफ ही खत्म होता था चुनाव के समय में, क्योंकि वो फॉर्मूला था। टाटा बिरला अमेरिका ये तीनों को गाली देते रहो, उसकी उस दिन की पॉलिटिक्स के लिए वो ठीक था। देखिए जब आपने रिफॉर्म्स किया है, कांग्रेस पार्टी ने लिबरलाइजेशन लाया। क्यों लिबरलाइजेशन लाया भाई? हमारी इकोनॉमी को कैसे किक स्टार्ट करे, कैसे हर सेक्टर को कैसे यह करे। अब समय तो बात हो रही है। जी सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। बीच में बहुत एक टिप्पणी करना चाह रहे थे कोहली जी बहुत छोटे रखिए, ब्रेक भी लेना मेरे को। आप कुछ सतीश जी को रिप्लाई। जी बिल्कुल, मैं देखिए मुझे लगता है कि आपका बहुत ही पॉपुलर शो है, लाखों करोड़ों लोग इसको देखते हैं। मुझे लगता है तथ्य ठीक रखे जाने चाहिए। जहां बेरोजगारी की बात करें कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, ये तथ्य गलत है। बिना कोई सर्वे, बिना बेस लिए पीएमआई क्या आती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो समझ के करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो भाई साहब हैं शेखर जी, उन्होंने कहा कि टैक्स बेस बड़ा नहीं है, 1.25 करोड़ से ऊपर जीएसटी के डीलर्स हैं। पहले ये रिटर्ने 1-1.5 करोड़ आती थी, आज 8 करोड़ रिटर्न होती है। इफेक्टिव टैक्स पेयर्स भी इफेक्टिवली बढ़ गए। मुझे लग रहा है कि तथ्यों को ठीक रखा जाना चाहिए। आप जब अपनी बात कह रहे हो, तथ्य ठीक हो तो बात में वजन भी पड़ता है और लोग मिसलीड नहीं होते हैं। बस मैं नीरज इतना इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना सर। ब्रेक लौट क्या कि इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वाकई कांग्रेस में प्लान है, जैसा कि शेखर जी कह रहे हैं कि वो तो इंटरव्यू जान के दिया गया था। सुनील जी सुन रहे हैं आप? क्लैरिफिकेशन के लिए आप पल्ला झाड़े ले रहे हैं उनसे कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, अपने मन से कुछ बोल दिया होगा। छोटा सा ब्रेक लेते, लौट के आ रहे हैं अभी तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से। चर्चा हो रही है आज की, क्या सैम पित्रोदा जी का आइडिया कांग्रेस लागू करेगी या पल्ला झाड़ के बैठ गई है। आज अब मेरे पास 8 मिनट है, सब आप लोगों के हैं सर, मेरे पास कोई समय नहीं है, तो छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। सुनील जी, पित्रोदा जी तो क्लैरिफाई करने आए थे, जो इतना वितंडावाद खड़ा हो गया था। आप करो तो अपने मन से कुछ भी बोल दिया इन्होंने। देखिए मैं जो बोलूं, आप मुझे फिर 1 मिनट का भी अगर समय दे तो बिना डिस्टर्बेंस का दें सर। आप 1 मिनट एक मिनट सर सुनो, 120 सेकंड
अनइंटरप्टेड आप ही बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। अब उसके बाद आपका अच्छा। टाइम खत्म हो जाएगा। जी बोलिए। देखिए समस्या कहां से चालू हुई है। पहला चरण का जब इलेक्शन हो गया और भाजपा को लगा कि उनके चूल्हे हिल गई हैं और वो वापस से सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तब से ही सारे इश्यूज चालू हुए हैं। पहली बात तो आपको बता देता हूं, क्योंकि जिस ढंग से चुनाव हुए हैं उसके बाद ये ऑलमोस्ट तय हो गया, 400 पार तो बहुत आगे की बात है, भाजपा 200 भी क्रॉस नहीं कर रही है। उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को छोड़ के हिंदू मुस्लिम करने लगे, गरीब की भूख को भी वो धर्म से तोड़ने लगे। उन्हें भूख के अंदर भी केसरी और भगवा दिख रहा, बेरोजगारी में भी अब केसरी और भगवा दिखने लग गया है। जब कांग्रेस अधिकृत रूप से कह चुकी है कि इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, तो मेरी राय में इशू समाप्त माना जाना चाहिए। तीसरा, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं भाजपा के मेरे मित्र से कि क्या वो इक्विटेबल जो वेल्थ है उसके उस आदर्श से जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी पार्ट है, क्या उससे बीजेपी अपने आप को दूर कर रही है? क्या वो इसका स्पष्टीकरण दे दें। क्या संपत्ति का समान जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइन है, क्या बीजेपी इससे अपने आप को डी एसोसिएट कर रही है? क्या दूसरी बात यह है कि क्या सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय उससे भाजपा अपने आप को दूर करना चाहती है? क्या बिल्कुल स्पष्ट कहें वो हो गए। क्या 2 मिनट हो गए सर आपके, और आपके पूरे पॉइंट आ गए। देखिए पहली बात तो आज आप राहुल जी से बहुत डिफर कर रहे हो, वो 150 दे रहे हैं खाली, आप तो 200 दे रहे हो। गुरुप्रकाश जी जवाब। मैंने कहा 200 भी नहीं पहुंच रहे, तो 150 बोलने में क्या जाता है कि 150 मिलेंगी, ऐसा बोलो आप। वो छोटे सा सिमट रहे हैं, ये छोटा सा सिमट रहे हैं, वो दिख जाएगा आपको। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है नीरज जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों से हम आते हैं। उन्होंने कहा था कि हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। हमने तो 2 सांसदों से शुरुआत की थी, तो हमें उसकी चिंता नहीं। हम यहाँ काम करने आए हैं, यहाँ सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आए। आप हो सकता है सत्ता के लिए आए हो, आपको हमारी चिंता है 400 पार की नहीं, आप 40 पार होंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि बहुत ही एक बड़ा प्रश्न आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने संविधान के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की चर्चा की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा है, आप लोगों ने पूरा किया उसको? बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या राय है? बताइए। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि यही सेलेक्टिविटी है। देखिए कुल मिलाकर के बात नीरज जी इतनी सी है, भारत का समाज परिवार आधारित समाज है। परिवार की एक पीढ़ी कमाती है, फिर दूसरी पीढ़ी को उससे सुख और चैन की प्राप्ति होती है। कांग्रेस पार्टी की यही वामपंथी नक्सली सोच है कि देश के परिवारों के सुख चैन को छीनना चाहती है। इतनी सी बात है। और मैं पुनः कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो माइंडसेट है, ये बार बार कह देती है उनकी व्यक्तिगत राय, उनकी व्यक्तिगत राय, ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट से ये बुलवाया जाता है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे इनहेरिटेंस टैक्स को लगेगा और इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पे हम भारत के जन जन के धन को ले लेंगे और उससे अपने आप को, अपने परिवार को सुदृढ़ करेंगे। मैं पुनः बोलता हूं, जब विरासत कर की बात होती है तब गांधी परिवार कहां होता है? तब आपका परिवारवाद नहीं होता है। आपने कहा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, हम बताते हैं कि पहले से आज की तुलना करिए आप, दलित, आदिवासी, ओबीसी का शासन प्रशासन में कितनी भागीदारी है, कितना प्रतिनिधित्व है, तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जी। इसीलिए हमारा सामाजिक गुरुप्रकाश जी 2 मिनट हो गए आपके भी सर। दिखता है 2 मिनट्स डन। सतीश जी, मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुसलमान, मंदिर, संपत्ति का बंटवारा, ग्राउंड पे क्या चल रहा है? ग्राउंड पे वही चल रहा है जो आप कह रहे हैं, सब चुनावी बयार है, चुनावी हवाबाजी है। एक दूसरे का हवा निकालना है, अपने में हवा भरना है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज देखिए भाई, न्यूट्रल ऑब्जर्वर के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म का ध्रुवीकरण है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। अवसर की असमानता है, उसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा है बीजेपी करे। तीसरी चीज मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो पैसा कहां से कहां गया था और क्या गरीबों में उम्मीद नहीं जगी थी कि डिमोनेटाइजेशन होगा तो गरीब के यहां पैसा है? बस ये 3 बातें कहूं। कैसे कैसे पैसा आएगा सर? ये बताओ, ये तो बड़ी अच्छी। नहीं, ये उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश में सबको लगा, उसमें चुनाव में उन लोगों ने जाके दबा के वोट दिया, यार यार अमीरों के कपड़े फटे, अब यहाँ जो है लगता है ये मोदी जी ने ये कर दिया है, अब बैंकों में पैसा आ गया, हम लोग के बीच में बटेंगे।
क्या बात है सर, सतीश जी ने उम्मीद जगा देते हैं एकदम। नीरज जी 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं सर, बोल जल्दी बोलो सर। हाँ नीरज जी देखिए, नीरज जी डिमोनेटाइजेशन के बाद कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, नंबर 1। नंबर 2, आप जनधन के खातों में बात कर रहे थे, 54 करोड़ गरीबों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि जा चुकी है। सर हो गया 10 सेकंड। हाँ फिर 80 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हैं सरकार? अरे सर, अरे सुनील जी प्लीज सर, अरे टाइम नहीं एकदम, अभी इतनी तो हम लोगों ने बात की सर। शेखर जी ग्राउंड पे क्या चल रहा है सर अभी? तो अब असली बात बताओ, ये तो सब चर्चा हो गई, माहौल क्या है इस समय? सर माहौल ऐसा है कि जो पहले चरण को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी का बहुत बुरा हाल है, ये है वो है, मेरा जो रिपोर्ट है उतना बुरा नहीं है जितना बताया जा रहा है। वैसे पहला फेज में बीजेपी के लिए कोई ज्यादा सीटें पहले भी नहीं थी, तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आने वाले चरण में आप देखेंगे ये है। और दूसरी बात, बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो पे डिफेंसिव हो जाए, वो काम अभी हो गया है और अपने मैनिफेस्टो पे फोकस लाना है। तो ये जो अभी देखिए, आज पार्टी दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं होगी कांग्रेस को, फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला आप देखेंगे धीरे धीरे और कुछ बातें आ जाएंगी। नीरज जी अच्छा कोहली जी आपके पास आखिरी कमेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे चलाएं, जैसा करें वो करें, लेकिन अभी इस समय हमारे देश में कितने सारे स्टार्टअप बने हैं, बढ़िया हजार करोड़ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई लिस्ट हुई हैं, उनको एक इकोसिस्टम दिया गया है जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं और जॉब क्रिएट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी जोमेटो, स्विगी, 50 कंपनीज है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनके सामने एक टैक्स की अनसर्टेनिटी या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देंगे कि भाई कल कुछ भी हो सकता है, तो आप इसका इंप्रेशन समझिए क्या होने वाला है इकोनॉमी में। सतीश जी की बात सही है कि एक सिस्टम बनाया जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए हों, लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, शिक्षा बढ़ाना, स्किल डेवलप करना, ये सब सरकार के काम है, इसको मैसिव करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा का बजट बढ़ा दो आप, लेकिन रॉबिन हुड तरह के इधर से लूट के इधर दे दो, डाकुओं वाला जो सिस्टम है ना सर, इससे ग्रोथ नहीं होती है, लोग भाग जाएंगे फिर। बिल्कुल नीरज, क्योंकि समय कम है, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। चाइना ने कुछ हद तक ये करके देखा, चाइना ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनीज के बोर्ड में डाल के देखे और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि चाइना से जबरदस्त डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां से लोग अपनी फैक्ट्री उठा के भाग रहे हैं। अगर आप अमीर आदमी को गरीब कर देंगे तो गरीब कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। यही लोग वेल्थ क्रिएटर्स हैं, यही लोग नौकरी देते हैं, यही लोग देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। 6 करोड़ 60 लाख MSMEs को चलाने वाले भी यही इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। एक परिवार के 5 आदमी लीजिए, 40 करोड़ हो जाता है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने एक होलिस्टिक व्यू लिया है देश का, देश की इकोनॉमी का। सिर्फ और सिर्फ गरीबों का माइंड स्टर करने के लिए एक नैरेटिव चलाया गया है जो इम्प्रैक्टिकल है, अंग्रेजी में कहते हैं कैटास्ट्रोफिक है। बिल्कुल बिल्कुल कतई ये इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता और किसी भी सूरत में इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। लाभार्थियों को मिला के नीरज मैं ये बात बोल रहा हूं और बहुत ही कन्विक्शन से, बहुत ही विश्वास से ये बात बोल रहा हूं। बिल्कुल सर, ये बात इसलिए ज़रूरी है कि सुनने में कुछ लोगों को लगेगा कि अरे यार ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म, अमीरों के पक्ष की बातें। लेकिन दोस्त, कौन जॉब क्रिएट कर रहा है? कुल 97 लाख नौकरियां हैं सरकारी, सब मिला के। क्या उतने ही लोग भारत में नौकरी कर रहे हैं? उससे 10 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। कौन नौकरी दे रहा है? तो आप ये तरीके निकालिए कि कैसे और इकोसिस्टम बढ़िया बनाया जाए, अच्छे स्किल हो, पढ़ाई हो, पढ़ाई भी फ्री कर दो आप। मैं तो तैयार हूँ उसके लिए कि IIM की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। लेकिन मैं पैसे बांट के, देखिए किसी को पैसे देकर के आप उसको अमीर नहीं बना सकते, स्किल देकर के अमीर बना सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न आना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक बहस के बीच में ये मूल चर्चा छूट जाती है, इसको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।